Hello everyone and welcome once again in our online classes of Shriram Public School. And I am Babita Pandey, your subject teacher of macroeconomics, and we were about to start a new unit, second unit of macroeconomics, which is money and banking. So today we will proceed towards this chapter. Yes, our second unit is money and banking. Today we will learn and try to learn something new from this chapter. So, what we are going to study in this chapter, what we are going to learn in this chapter, क्या क्या हम सीखने वाले हैं वो देख लीजिए. We will come to know about barter system, then difficulties of barter system, and money, functions of money and supply of money. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो इट विल बी योर फर्स्ट चैप्टर मनी. अभी आगे हम प्रोसीड करते हैं. See, first of all, we will come to know what is barter system. Actually, में barter system होता क्या है? So, barter system means that direct exchange of one commodity for another. यानी barter system वो सिस्टम है एक्सचेंज का जहाँ पर हम डायरेक्टली कोई और बीच में कोई और टर्म या कुछ नहीं लेते हैं. वी डायरेक्टली यूज टू एक्सचेंज कमोडिटीज़ फॉर वन टू अनदर. अगर सपोज़ मुझे किसी एक पर्टिकुलर मुझे पेन की ज़रूरत है, ब्लू पेन की, ठीक है, एंड यू आर हैविंग दैट ब्लू पेन, तो मैं आपसे वो ब्लू पेन एक्सचेंज कर लूँगी बदले में ब्लैक पेन या पेंसिल जो जिसकी भी रिक्वायरमेंट आपको होगी. तो इट इज़ कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, जहाँ पैसे या किसी और चीज़ का हमने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, सीधे हमने एक सामान लेकर दूसरा सामान उसके बदले में दे दिया. ठीक है, और वो वही वैल्यू जो है उसकी इक्वल मान ली जाती है. एंड सो बार्टर इकोनॉमी कैन बी कॉल्ड एज कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी. ये बार्टर इकोनॉमी का नेक्स्ट नेम है, आप लोग इसको ध्यान दे सकते हो. बार्टर इकोनॉमी कैन बी कॉल्ड एज कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी. ओके, ये बार्टर इकोनॉमी का या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का नेक्स्ट नेम है, अनदर नेम कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी. इसका दूसरा नाम मैं बता दूं आपको, इट विल बी C2C. ओके, ये क्लियर नहीं था, मैं इधर लिख दे रही हूँ C2C इकोनॉमी, ऐसे C-C. C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बार्टर सिस्टम. जैसे एंशियंट टाइम में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, पिछले मतलब बहुत पुरानी कहानियाँ हमारी जो भी हैं, जब हमने सिविलाइजेशन सीखा तो उस टाइम पर पहले ही कोई मनी या करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया था. पहले हम लोग क्या करते थे कि 1 किलो अनाज देकर बदले में उसके कुछ सब्जियां या मतलब और कोई कमोडिटी जो हमें चाहिए होती थी वो हम ले लेते थे, उतनी ही इक्वल उसके बराबर. ठीक है, इस तरह से. बल्कि आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से आप अपने पूछ सकते हैं, उनके बचपन में उन्होंने ये चीज़ खुद ने प्रैक्टिस की होगी. जब गाँव में भी ये एक्सचेंज सिस्टम ज़्यादा अच्छे से चलता था, क्योंकि लोग उस टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी तब नहीं थी और करेंसी का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं था. ठीक है, तो उस समय पर क्या होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, चीज़ें होती थी ज़्यादा, तो वो कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करके आपस में काम चला लेते थे. जैसे इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसा मैंने अभी बताया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जानते होंगे, अगर आप उनसे कंफर्म करें ये चीज़, या घर के जो भी बड़े लोग होंगे उनको ये चीज़ ज़रूर उन्होंने ध्यान में देखी होगी. गांव में पहले क्या होता था, तरबूज वाले या कोई भी फ्रूट्स वाले आते थे और तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग फ्रूट्स देते थे, ठीक है, और बदले में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो अनाज होता था वो ले लेते थे. मतलब पैसे हैं तो पैसे ले लेंगे, अदरवाइज़ वो अनाज
ले लिया करते थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब मनी को छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप एक्सचेंज देखिए कमोडिटीज़ का, कि उन्होंने फूड ग्रेन्स लिया और फूड ग्रेन लेने के बदले में उन्होंने वो फ्रूट्स आपको दे दिया एक सर्टेन वेटेज के हिसाब से, कि इतना फूड ग्रेन होगा तो हम इतना ये फ्रूट देंगे, ठीक। ये सिस्टम आपके बड़ों लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोग जो हैं वो थोड़ा नए एज में आए जहाँ पर ये सिस्टम नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि मनी का जो फ्लो था इकोनॉमी में वो ज़्यादा प्रॉपर वे में हो गया था। जब हमारे पास पैसे हैं तो हम अपना सामान क्यों देंगे, वी विल गिव दैट मनी एंड बाय समथिंग, ठीक है। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे लगा, और क्यों लगा वो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम एंशियंट स्टोरीज से आपको पता होगा कि क्या होता था। हम लोग सामान देते थे, लोग सामान देते थे व्यापारियों को, और उसके बदले में व्यापारियों से अपनी मनचाही चीज़ें वो लोग ले लेते थे, ठीक है। तो ये हुआ आपका बार्टर सिस्टम। लेटर ऑन ये थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ था किसमें, सोने के सिक्कों में। 1 गोल्ड कॉइन होता था, और गोल्ड कॉइन के बदले में आप उतना सामान ले या दे सकते थे। तो ये धीरे धीरे करेंसी का इवोल्यूशन था, किस तरह से हमारे सिविलाइजेशन प्रोसेस में करेंसी यानी मुद्रा जिसको आप हिंदी में बोलोगे, वो किस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट में आई, सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आई। ऐसा तो नहीं है कि पहले आदि मानव से जैसे ही हम लोगों ने सिविलाइजेशन सीखी, एक बार में सीख ली और उसके बाद में ये छापे नोट और उसके बाद में बिजनेस शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं था। धीरे धीरे ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में आई थी, धीरे धीरे ये चीज़ें इवॉल्व हुई थी। आदमियों ने, उस टाइम के लोगों ने धीरे धीरे इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। तो वो इसी तरह से हुआ था, पहले कमोडिटीज़ का एक्सचेंज करते थे, बाद में फिर क्या हुआ कि बाद में फिर हमने इस चीज़ को इस तरह से देखना शुरू किया कि बजाय हर चीज़ को हर चीज़ के बदले में हम एक्सचेंज करें, हम एक कुछ सर्टेन चीज़ें रख लें। जैसे ब्रॉन्ज़ के सिक्के होते थे आपके, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे, सबसे महंगे गोल्ड कॉइन्स माने जाते थे। हम सोने के सिक्के या सोने की अशर्फियाँ आपने सुनी होंगी, ये सब देकर क्या करते थे, सामान ले लिया करते थे। तो वो क्या हुआ, एक कॉमन मतलब एक कॉमन करेंसी का एक्सेप्टेंस हुआ सिविलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये आपका हुआ बार्टर सिस्टम। आई होप नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। आगे प्रोसीड करते हैं हम। बार्टर सिस्टम में जैसा अभी मैंने बताया आपको, क्या होता था कि कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता था, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, तभी वो जो सिस्टम है उसको हमें ख़त्म करना पड़ा, और उसके बदले में या उसके बाद में हमें एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ा, विच इज़ कॉल्ड एज करेंसी सिस्टम, जो कि आज तक हमारे सिविलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट बना हुआ है। और हम आज इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी, चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, उसकी करेंसी पर ही बेस्ड है ना। तो वो तो प्रेजेंट सिनेरियो हो गया, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन बार्टर सिस्टम की क्या डिफ़िकल्टीज थी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन है आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ओके, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे दो लोग, बार्टर सिस्टम क्या है, दो लोग, हाँ, वो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। ओके, अब ये तो ज़रूरी नहीं है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ब्लू और ब्लैक पेन के एक्सचेंज का, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे ब्लू पेन की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास ब्लैक पेन है तो मैं आपको ब्लैक पेन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है कि मैं ब्लैक पेन देने के लिए तैयार हूँ, ये तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ हो गया। बट क्या ये ज़रूरी है कि उसी टाइम पर आपको ब्लैक पेन की रिक्वायरमेंट है ना? नहीं ज़रूरत होगी तो आपके लिए वो चीज़ क्या है, वो चीज़ यूज़लेस है ना। तो इस तरह से डबल कोइंसिडेंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता था। और अगर ये ज़रूरी नहीं है तो वो जो नेक्स्ट कमोडिटी जो बदले में दी जा रही थी, एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे थे, प्रोडक्ट नहीं, यहाँ कमोडिटी कहना ज़्यादा सही है, तो वो कमोडिटी क्या होगी, यूज़लेस होगी। हाँ ठीक, सपोज पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। अब ये कमोडिटीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं कमोडिटी एक्स और ये इनको दे रहे हैं कमोडिटी वाई, ठीक। अब ए दे रहा है बी को, क्या दे रहा है, वाई कमोडिटी। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि बी को ये वाई कमोडिटी चाहिए ही हो? हाँ,
हो सकता है कि उसे ना चाहिए हो सकता है ये उसके लिए यूज़फुल ना हो, तो फिर उसके लिए क्या होगा, ये यूज़लेस होगा। फिर वो क्या ये एक्सचेंज करना चाहेगा कमोडिटीज़ का? नहीं करना चाहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई, अब ए की सेटिस्फेक्शन, ए को अपनी सेटिस्फेक्शन लेने के लिए प्रॉब्लम आ गई, डिफ़िकल्टी आ गई भाई। क्यों क्यों आ गई? क्योंकि इसके पास जो कमोडिटी है वो इसको चाहिए, लेकिन देने के लिए बी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सामान ए उसके बदले में दे रहा है वो उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक ऑफ कोइंसिडेंस। हाँ, इसके बाद में लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, सेकेंड आपका इसका डिफ़िकल्टी थी। आप इसको डिफ़िकल्टी भी बोल सकते हो और डिमेरिट्स भी बोल सकते हो बार्टर सिस्टम के, या लिमिटेशंस भी बोल सकते हो बार्टर सिस्टम के। क्या लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम की, क्या डिमेरिट्स थे, या बार्टर सिस्टम की क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही है, सेम ही है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स थी? नेक्स्ट आपकी आ जाएगी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स बहुत सारे गुड्स हैं जो कि डिविजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाहता है, समवन वांट्स टू एक्सचेंज हिज हॉर्स फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। अब एक जोड़ी जूते, हाँ, पेयर ऑफ शूज़, उसके बदले में क्या एक घोड़ा पूरा दिया जा सकता है? ये तो इक्वल वैल्यूएशन नहीं हुआ ना प्रोडक्ट्स का। तो फिर अब क्या उस हॉर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं? मतलब आज ये पीछे वाले 2 पैर ले जाओ, कल को आना गर्दन ले जाना अगले 2 पैर देकर, फिर बीच का पोर्शन जो है वो फिर कुछ और प्रोडक्ट देकर ले जाना। इज़ इट पॉसिबल लाइक दैट? नहीं है। तो यहाँ क्या है, डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती कई प्रोडक्ट्स में, और उसके बदले में उतना प्रोडक्ट एक्सचेंज में आपको मिले सामने से, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था एक्सचेंज में, प्रोडक्ट्स के नहीं, कमोडिटीज़ के एक्सचेंज में लॉस हो जाता था। ठीक है, थर्ड वन आ गया लैक ऑफ कॉमन मीजर। कॉमन मीजर मतलब जैसे वैल्यूएशन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यूएशन का एक कॉमन वैल्यूएशन या कॉमन मीजरमेंट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था, हो ही नहीं पाता था। हाँ, कैसे? कैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम का लीजिए और फिर उसी से हम रिलेट करेंगे ये एक्सचेंज सिस्टम वाला। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर आप 1 किलो आटा लेने जाते हो तो मैक्सिमम टू मैक्स जो कॉस्ट होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट इट विल कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़ समथिंग। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 30 रुपीज़ होगा। बट इफ़ वी आर गोइंग टू परचेज 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, इट विल कॉस्ट अबव 100 रुपीज़। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी दोनों बराबर है, वो भी 1 kg है और ये भी 1 लीटर है। क्वांटिटी बराबर है, लेकिन क्या प्राइस बराबर है? प्राइस बराबर नहीं है। तो वैल्यूएशन क्या दोनों की बराबर होगी? नहीं होगी। हाँ, इसको और अच्छे से समझ लो। अभी एक आप कह लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आपके मोबाइल फ़ोन से ही लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक मोबाइल फ़ोन है, कोई भी ब्रांड ले लो, बी इट सैमसंग, रेडमी, कुछ भी ले लीजिए, तो उसका जो मोबाइल है कॉस्ट कर रहा है 10,000 का। हाँ, अब हम कह रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन है ये भी, ठीक है, और आपका ही कोई फ्रेंड है, ही इज़ ओइंग आईफोन। ठीक है, तो अब आईफोन उसको भी ले लो, आईफोन 9 ले लो, आईफोन 7 ले लो, तो अब उसकी वैल्यूएशन तो फॉर श्योर 50,000 अबव में जा रही है। आप 10,000 का फ़ोन उसको देकर बोल रहे हो कि भाई ये आईफोन दे दे मुझे, क्योंकि ये भी स्मार्टफोन है, वो भी स्मार्टफोन है, वो भी टच स्क्रीन है, ये भी टच स्क्रीन है, वी कैन एक्सचेंज दैट, वैल्यूएशन बराबर है। तो क्या ये फेयर वैल्यूएशन है? क्या ये सही है? नहीं है, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, दोनों फीचर्स अलग हैं। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलरली बार्टर सिस्टम को हम थोड़ा पीछे में ले चलें तो वहाँ आईफोन नहीं था, रेडमी भी नहीं था, सैमसंग भी नहीं था, इन सबको हटा देते हैं, हम आ जाते हैं अपने पुराने वो आटा और तेल वाले प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो यहाँ इस एग्जांपल में क्या है कि हमने 1 kg आटा लिया,
वीट फ्लोर, ठीक है। अब उसके बदले में हम 30 रुपीज़ दे रहे हैं, मतलब उसका वैल्यूएशन फॉर श्योर कम है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, वो भी 1 लीटर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप उस वैल्यूएशन के बदले में इक्वल प्राइस पे नहीं कर रहे हो, तो फॉर श्योर वो कॉमन मीज़र नहीं है दोनों का, है ना। जबकि एक्सचेंज सिस्टम में क्या है कि भाई क्वांटिटी बराबर है, 1 किलो ये भी है 1 किलो ये भी है, तो आप एक्सचेंज कर लो। तो ये क्या हुआ, एक डिमेरिट हुआ, ठीक है। फोर्थ वन आ गया डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ठीक। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है और मनी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एकदम, ठीक। कैसे, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। आप प्रॉपर्टी को कैसे स्टोर करके रखोगे भाई, मतलब कोई भी कमोडिटी है उसकी एक ड्यू, उसका एक ड्यू टाइम होता है ना। आप सामान कैसे स्टोर करके रख सकते हो, जैसे आपका वीट है, राइस है, आपके कैटल्स हैं। आप ये कहो कि आपके पास आज ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आपने राइस की 10 बोरियाँ देकर एक्सचेंज करके और 2 गाय ले आए आप एक बार्टर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास कैटल भी हो गई, राइस का भी एक प्रॉपर स्टॉक है, आपके पास वीट भी है। लेकिन क्या ये वेल्थ आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो एज इट इट्स? नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डेप्रिशिएट होती चली जाएंगी। कैटल की भी एक एज होगी, लाइफ स्पैन होगा, वो लाइफ स्पैन के बाद दे विल एक्सपायर, हाँ मतलब डेथ हो जाएगी उनकी। सिमिलरली राइस है, वीट है, ये भी कुछ टाइम के बाद ये इनकी वैल्यूएशन भी डिटीरियोरेट होने लग जाएगी क्योंकि ये भी ख़राब होने लग जाएंगे। हाँ, तो ये क्या हुआ, आप वेल्थ को स्टोर करके इस मेथड में नहीं रख सकते हो क्योंकि वेल्थ आपकी किस में है, कमोडिटीज़ में है। हाँ, सामानों में ही इंक्लूडेड है वो वेल्थ, और वो सामान क्या हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, पेरिशेबल हैं वो प्रोडक्ट्स, तो इसलिए वो क्या हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। भाई 1 साल 2 साल 4 साल बस, इसके बाद आप क्या करोगे, मतलब उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। लेकिन इसी को जस्ट अपोजिट ले लीजिए, करेंसी ले लीजिए। वो करेंसी चाहे वो आपका सिल्वर कॉइन हो, गोल्ड कॉइन हो, या फिर आज की आपकी पेपर करेंसी है, ये क्या है, आप एक लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। और इसकी वैल्यूएशन भी, आप गोल्ड कॉइन्स को छोड़ दीजिए, उसका भी ये डिमेरिट था कि वैल्यूएशन उसकी डिफ़र कर सकती थी। लेकिन आज की जो पेपर करेंसी है, जो प्रॉपर मनी जिसको हम बोलते हैं, तो क्या ये मनी की वैल्यू कम हो जाती है? मतलब आज 100 रुपये का नोट जो है वो 100 रुपये का सामान देगा। अगर हम इसको 2 साल बाद निकाल कर 2 साल बाद रख लेते हैं अपने पिगी बैंक में और उसके बाद उसको निकाल कर ले जाते हैं, तो दुकानदार कहेगा ये सुनो, ये नोट जो है वो 2 साल पुराना है, तो इसलिए अभी 80 रुपये का सामान देगा। ऐसा तो नहीं है। जब तक वो करेंसी वैलिडेट है, जब तक वो करेंसी वैलिड है, तब तक उसकी वैल्यूएशन एज इट इट्स इक्वल बनी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। और बार्टर सिस्टम की यही डिफ़िकल्टी थी कि इसको स्टोर करके रखना और वेल्थ को ट्रांसफ़र करना। मतलब अगर किसी को ट्रांसफ़र करना हो, भाई किसी सर्वेंट से हम खुश हो गए और हम कह रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है, तुम्हारी सैलरी हम आज से डबल करते हैं। तो डबल करते हैं मतलब पिछले महीने तुम 1 बोरी चावल ले जाते थे हमसे, अब तुम 2 बोरी चावल ले जाओ। बार्टर सिस्टम के हिसाब से यही हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई वेल्थ ट्रांसफ़र करने में, है ना। जबकि इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में इजीली कर सकते हैं। लास्ट वन आ गया आपका डिफ़िकल्टी इन प्रेफर्ड पेमेंट्स। डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब हो गया आपका, जो भी डेफर्ड का मतलब होता है, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा, डेफर्ड मीन्स रुक रुक कर जो चीज़ें होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कह लीजिए आप, है ना। तो एक साथ में उनका पूरा पेमेंट नहीं कर दिया जाता, ये होती हैं आपकी डेफर्ड पेमेंट्स। तो ऐसी पेमेंट्स को करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे कोई भी आपको प्रोडक्ट का प्राइस पे करना है, मतलब उसके बदले में आपको कुछ इक्वल कमोडिटी देनी है एज़ पर बार्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास वो एक साथ नहीं है, उतना प्रोडक्ट या उतना सामान आपके पास एक साथ नहीं है, तो आप उसको किश्तों में दे रहे हो, ठीक। लेकिन
वो क्या हो जा रहा है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू टाइम के हिसाब से कभी बढ़ जा रही है कभी घट जा रही है। तो अब यहाँ पर प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो पेमेंट इक्वल होगी क्या, नहीं होगी, है ना। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम मनी के टर्म्स में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एकदम इक्वल वे में पे आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिमेरिट्स या फिर डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, 5 डिफ़िकल्टीज़ मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट वन हो गया कोइंसिडेंस होना, दोनों साइड का कोइंसिडेंट होना, कि दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको सेम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जो भी वो एक्सचेंज करने वाले हैं आपस में, ये बहुत कम होता था ये कोइंसिडेंस। डिविजिबिलिटी नहीं होती थी, प्रोडक्ट्स को आप एज पर द वैल्यूएशन आपस में डिवाइड नहीं कर पाते थे, हर प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते हो। लैक ऑफ कॉमन मेजर, इक्वल वैल्यूएशन हर प्रोडक्ट का नहीं पॉसिबल होता था। स्टोरेज नहीं कर सकते हम वेल्थ की, और वेल्थ को ट्रांसफ़र करना भी इस तरीके से डिफ़िकल्ट होता था। डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट, यानी पेमेंट्स का डेफर्ड सिस्टम होता था। डेफर्ड सिस्टम का मतलब क्या होता था कि जहाँ पर आप रुक रुक कर किश्तों में आप पेमेंट कर रहे हैं, उन तरह से, यानी इंस्टॉलमेंट्स की जो भी पेमेंट्स होती थी उनमें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस इनफ्लक्चुएट करता रहता था, कभी वो क्या होता था, बढ़ता था कभी घटता था, और इस वजह से प्राइस इक्वल पे नहीं हो पाता था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम और मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप सो। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई क्लास, today's class here only. Tomorrow we will discuss the concept of money. मनी की डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ listen the lecture thoroughly and carefully, and make notes of this topic. That is your homework for today, and that's all for today. Thank you and have a good day.